जेएनयू का प्रशासन भवन, जहाँ पर छात्र आज अपने मुद्दों को लेकर के एकत्र हुए हैं। मुद्दों में ज़्यादातर मुद्दे जो हैं वो दलित, पिछड़े तबकों से आने वाले और माइनॉरिटी के तबके से आने वाले छात्रों के हैं और ज़्यादातर छात्र भी उसी के हैं। ये मांग कर रहे हैं कि वाइवा के जो नंबर हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा धांधली होती है कि वाइवा के नंबर को इस्तेमाल करके इस कैंपस में इस तरह के छात्रों को आने से रोका जाता है। आप लोग किस मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठा हैं और क्यों आप लोगों को लगता है कि वाइवा के जो मार्क्स हैं वो कम होने चाहिए और उसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है? यहाँ पे आज जेएनयू के कई सारे स्टूडेंट्स जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और भी अलग अनरिप्रेजेंटेड, पॉलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप से आते हैं, वो अपनी बातों को अपनी डिमांड के साथ रखने के लिए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात को वीसी तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो वर्षों से जेएनयू में, जब से जेएनयू में या कहीं पूरे देश में बहुजन की लड़ाई तेज हुई है, तो देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में बहुजनों को कानून और पॉलिसी के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है। जब भी आप बोलेंगे कि हमें समानता से व्यवहार करना चाहिए, तो ये बोलेंगे नहीं, पॉलिसी ऐसा नहीं, कानून ऐसा नहीं। तो ऐसे ही कानून में एक है 30 नंबर का, यहाँ पे 70 नंबर का रिटन टेस्ट होता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो आप अगर रिटन में बहुत हाईएस्ट मार्क्स भी लेके आए हैं, तो यहाँ पे कई बार और हर साल 30 में से 0 नंबर दिया जाता है। जो पिछड़े तबके से जो लोग आते हैं, उनका फिजिकल, उनका बॉडी देख के, चेहरा देख के, गेस करके कि गांव शहर का है, प्रेजेंटेशन देख के, उनके सिनॉप्सिस को देख के, उनके बातचीत को देख के, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो अपने हिसाब से, जिसका कोई पैमाना आज तक हमें नहीं पता चल पाया है, क्योंकि इस पैमाने पे कोई भी स्टूडेंट 0 ला सकता है, और 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं। और आश्चर्य की बात है कि खास तबके जिसको भी वो 30 में 15, 16, 20, 29, और जिस स्टूडेंट को तो एकदम एडमिशन लेना ही है, उनको 29 और 28 नंबर तक दिया गया है। और ये एक बार दो बार नहीं, कई कई बार हुआ है। और ये पिछले साल ये नए वाइस चांसलर आने के बाद ये और भयानक रूप में हो गया, जब कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पहले कम से कम दोनों का एग्ज़ाम का अलग अलग आता था कि आपने रिटन में कितना स्कोर किया और वाइवा में कितना आया। अब उल्टा हो गया, अब ये सीधे एग्रीगेट मार्क्स दे रहे हैं कि आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम लिखा, तो आपका अगर 65 है, तो आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली आपने रिटन में कितना स्कोर किया और आपको इंटरव्यू में कितना। ये जब से ये नए वीसी आए हैं, तब से ये लागू हुआ है। हाँ। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, ये किस आधार पे आप लोगों को पता चलता है कि वाइबा में कितना नंबर मिला है और रिटन में कितना नंबर मिला है? ये कैसे पता चला आप लोगों को और ये डाटा कैसे मिला आप लोगों को? अभी तक तो ये वेबसाइट पे अभी तक, मतलब ये नए वीसी जब आए हैं 2016 जनवरी में, और इसके पहले तक भी ये पूरा वेबसाइट पे ओपनली दिया हुआ था कि कट ऑफ मार्क्स इतना है। मतलब कट ऑफ मार्क्स एक डिक्लेयर होता था हर साल, अलग अलग जो भी था, जो भी हाईएस्ट होता था उसके हिसाब से कट ऑफ मार्क्स करके, और 2-3 मतलब खाना पूर्ति के हिसाब से ओबीसी का 5 नंबर कम या एससी का उससे 5 नंबर कम, जो भी था, खाना पूर्ति के हिसाब से कम वो दिखाते थे कि 70 में आपने इतना स्कोर रिटन में किया, और वाइवा के बाद पूरा एडमिशन होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद वो पूरा डिटेल वेबसाइट पर डाला जाता था। लेकिन जैसे ही बहुजनों ने अपनी लड़ाई तेज की कि 30 में 0 किसी को आ ही नहीं, ये संभव ही नहीं है कि कोई एक पीएचडी और एमफिल का प्रपोजल लिखे और उसका 30 में 0 नंबर आए, ये तो संभव ही नहीं है एकदम। तो हम लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, तो इन्होंने उसको अब बंद कर दिया। अब ये सीधे एग्रीगेट देने लगे, मतलब कि जो पहले सेपरेशन था रिटन और वाइवा का, उसको इन्होंने मिक्स कर दिया ताकि इनकी गलतियां पता न चल सके। तो ये और भयानक, धीरे धीरे जहां बहुजन की लड़ाई पूरे देश में तेज हो रही है, पूरी दुनिया में लोग, जो पिछड़े लोग हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समानता का दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में प्रशासन का ये निर्णय हमें लगता है काफ़ी भेदभाव भरा भी है और सरासर अन्याय है। एक बात और कि आप लोग ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के आप लोगों की क्या मांगे हैं और वो किस तरह से आप लोग कैंपस में लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे 2 तरीके हैं। हालांकि हमारे और भी साथी अगर बोलेंगे तो उनको किसी का कहना कि ओबीसी को इतना मिलना चाहिए, एससी को इतना मिलना चाहिए, एसटी को कितना मिलना चाहिए, जनरल को इतना मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम ओबीसी का डिमांड, एससी एसटी का डिमांड, माइनॉरिटी का डिमांड रखते हैं, तो जनरल इसको ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जैसे कि वो मेरिटोरियस हैं और उनके हिस्से की सीट ले रहे हैं। तो मैंने उसका एक थियोरेटिकल लाइन मैं सीधा मानता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हमारे समाज की जो सच्चाई है, हमारे अगर गांव की सच्चाई है कि जहाँ पे
50 घर अपर कास्ट हैं, 200 घर ओबीसी है, 150 घर एससी एसटी हैं और कुछ 150 200 घर माइनॉरिटी हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनका समाज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर सामाजिक व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में दिखना चाहिए। यही न्याय होगा। मेरा तो ये मानना ही नहीं कि आप पूरा ओबीसी भर दो या पूरा जनरल भर दो या पूरा एससी, ये मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि हमारे समाज की सच्चाई अगर हमारे देश के संस्थानों में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, विधायिका में अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो एक पक्ष की तरफ उसका झुकाव है। इतनी ही सी बात है। और ये बहुत दुख की बात है कि 40 साल के इतिहास में जेएनयू जो अपने आप को प्रगतिशील बोलता है और पूरे देश में प्रगतिशीलता का झंडा बुलंद करते हैं, ऐसी स्थिति में इनके पास एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। और अभी जो है पिछले 1 साल में जो जेएनयू में बहाली हुई है उसमें भी शायद 27 से 29 या मान लीजिए 30 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जेएनयू में ओबीसी तबके से आए हैं। और चूँकि एससी एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, इट विल बी लाइक डिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको फेयर से उनको तो रखते हैं, लेकिन ओबीसी को एकदम बाहर करके, स्ट्रैटेजिकली बाहर करके ये रखा गया है। और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये भेदभावपूर्ण है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि ओबीसी का तबका इस देश में बहुत बड़ा तबका है। लोग कहते हैं कि सरकारें बनाने से लेकर के सरकारें गिराने तक में ओबीसी का बहुत बड़ा रोल है इस देश में। क्या यह अपवाद नहीं है? क्या यह सोचने पे हमें मजबूर नहीं करता कि जेएनयू जैसी जगह पे एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सभी साथियों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है, क्या ओबीसी के लोग सच में इतने नाकाबिल हैं कि वह जेएनयू प्रशासन में या जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर नहीं पहुंच सकते, या फिर इस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं, अभी भी इतनी गहरी हैं कि यहाँ दलित, पिछड़े और बहुजन तबकों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, जेएनयू, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।